हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर 26 जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल के सेक्शंस कवर करेंगे। इस वीडियो में स्पेसिफिकली सेक्शन 337 कवर किया जाएगा जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 300 का करस्पॉन्डिंग है। बाकी के सेक्शन हम लोग आगे के वीडियोस में पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 337 मतलब सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्री मेंस इसके सेक्शंस, इसका कॉन्सेप्ट हर जगह पूछा जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एपीओ में भी पूछा जाता है, जुडिशरी में भी पूछा जाता है। कहता क्या है ये? तो सेक्शन 337 मतलब कि सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी बात करता है पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। इसकी हेडिंग कह रही है कोई पर्सन जो एक बार किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है या फिर उसी ऑफेंस के लिए वो एक बार एक्विट हो चुका है तो उसको दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस पर। कन्विक्ट हुआ है मतलब पनिशमेंट दी गई है, एक्विट हुआ है मतलब उसे इनोसेंट डिक्लेयर किया गया है सारे एविडेंसेस देखकर। तो एक बार जब ऐसा हो जाएगा तो उस ऑफेंस के लिए दोबारा उसको परेशान नहीं किया जाएगा। यही रीज़न है कि लेजिस्लेशन ने ये प्रोविज़न बनाया है। रूल ऑफ डबल जीओपार्डी ऑब्जेक्ट है किसका? लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव जो भी लेजिस्लेशन है उनका क्या है कि अगर एक बार किसी को एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे दिया गया या एक्विट कर दिया गया, इनोसेंट बता दिया गया, तो दोबारा उस ऑफेंस के लिए उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ये जो प्रोविज़न है ये एक मैक्सिम पे बेस करता है जो है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो ओनो एट एडम कॉजा। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक पर्सन है जो एक बार किसी ऑफेंस के लिए एक्विट हो चुका है तो उसे दोबारा से उस ऑफेंस के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी पुट ट्वाइस इन पैरल फॉर सेम ऑफेंस। तो कोई पर्सन है जो किसी ऑफेंस के लिए एक बार पनिश हो चुका है उसको दोबारा से परेशान नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए। और इसी प्रोविज़न पर इसी मैक्सिम पर बेस करता है आपका सेक्शन 337 आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 जो भी डबल जीओपार्डी की ही बात करता है, या फिर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी जो कि रेस जुडिकाटा की बात करता है। तो ये तीनों ही प्रोविजंस किस पे बेस है? आपके इसी मैगज़ीन पे बेस है, नेमो डेबिट बिस पेक्सारी प्रो ओनो एट एडम कॉजा। अगर आप अपने एग्ज़ाम में ये मैगज़ीन लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। उसके बाद जो ये प्रोविज़न है, अभी जो हम प्रोविज़न पढ़ेंगे, ये बेस करता है ऑट्रे फॉइस कन्विक्ट पर और ऑट्रे फॉइस एक्विट पर। इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है कि कोई पर्सन एक बार एक्विट हो चुका है या फिर कन्विक्ट हो चुका है। ऑट्रे फॉइस कन्विक्ट का मतलब वो पर्सन जो कि प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है उस जिस ऑफेंस के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक ऑफेंस के लिए दोबारा उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। तो कोई पर्सन है जो उस ऑफेंस के लिए पहले कन्विक्ट हो चुका है तो उसके लिए टर्म यूज़ होगा ऑट्रे फॉइस कन्विक्ट। या फिर एक पर्सन एक ऑफेंस के लिए प्रीवियसली पहले ही क्या हो चुका है? एक्विट हो चुका है, इनोसेंट साबित हो चुका है, तो वहाँ पर टर्म यूज़ होगा ऑट्रे फॉइस एक्विट। तो अगर कुछ ऐसा है कि कोई पर्सन एक बार प्रीवियसली उसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है तो दोबारा उस पर्सन को उस ऑफेंस के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। या फिर कोई पर्सन जो कि प्रीवियसली सेम ऑफेंस के लिए ऑलरेडी एक्विट हो चुका है तो उसको दोबारा परेशान नहीं किया जाएगा, उसके लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा फिर से। तो ये मैक्सिम पे बेस करता है। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ तो आप इसमें केस का नाम लिख सकते हो। वैसे तो बहुत सारे केस हैं लेकिन आप चाहें तो कॉपी पे लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लालू प्रसाद यादव 2017 का केस है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 भी कुछ ऐसी ही बात करता है, पर क्या बात करता है? आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो कोई पर्सन है
जो एक बार एक ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट हो चुका है और पनिश हो चुका है, मतलब प्रोसिक्यूशन हुआ है और साथ में उसको पनिशमेंट भी मिला है, एंड वर्ड का यूज़ है, तो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दोनों होना चाहिए। तो दोबारा उस पर्सन को उस ऑफेंस के लिए क्या नहीं किया जाएगा, प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इससे आपको क्या पता चलता है कि इससे आपको पता चलता है कि वो केसेस जहाँ पर एक पर्सन को प्रोसिक्यूट और पनिश किया गया है वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन दिया गया है कि दोबारा उसको उस ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जाएगा। कहाँ पर ये प्रोटेक्शन दिया है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसका स्कोप जो सेक्शन 337 है BNSS का, इसका स्कोप थोड़ा वाइड है। क्यों वाइड है? क्योंकि जो आर्टिकल है वो बात करता है कि पर्सन प्रोसिक्यूट हो चुका है और पनिश हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बात करता है कि BNSS के सेक्शन 337 में बात करता है कि चाहे पर्सन एक्विट हुआ हो चाहे पर्सन कन्विक्ट हुआ हो, उसको दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सेक्शन 337 का जो स्कोप है वो आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 से काफ़ी वाइड है। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 अगर आप देखें तो ऑट्रे फॉइस कन्विक्ट पे ही लागू होता है, मतलब किसी पर्सन को एक बार प्रोसिक्यूट करा गया और पनिश कर दिया गया तो फिर दोबारा उसको नहीं किया जाएगा प्रोसिक्यूट एंड पनिश, उसको प्रोटेक्शन मिल गई है आर्टिकल 20 के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सेम ऑफेंस के लिए अगर उसको चाहे एक्विट किया गया हो चाहे कन्विक्ट किया गया हो, दोनों में से कुछ भी किया गया हो, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है आर्टिकल 337 के अंदर। तो किसका स्कोप वाइड हुआ? तो आर्टिकल 337 का स्कोप क्या हुआ, वाइड हुआ। मैंने जितना भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन बनता है किसका स्कोप वाइड है, तो अब आपको पता चल गया है। और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में सिर्फ ऑट्रे फॉइस कन्विक्ट की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे दोनों की बात की गई है। ओके, अब सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। तो सबसेक्शन 1 एक जनरल रूल बताता है, उसके बाद जो इसके आगे के सबसेक्शन हैं वो अपवाद बताते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है। वो सेक्शन 337 के सबसेक्शन 2 से लेके जो सबसेक्शन 6 तक की बात की गई है, किसकी बात की गई है, वो एक्सेप्शन की बात की गई है। और सबसेक्शन 1 में जनरल रूल है। क्या कहा जा रहा है? अ पर्सन हु हैज़ बीन वंस ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction फॉर एन ऑफेंस एंड कन्विक्टेड और acquitted of such offense shall, while such conviction or acquittal remain in force, not liable to be tried again for the same offense, nor on the same fact for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 244, or for which might have been convicted under subsection 2 thereof। तो इसको पार्ट्स में समझेंगे। पहली बात है कि अगर कोई पर्सन है वो किसी ऑफेंस के लिए एक बार कन्विक्ट हो चुका है या फिर उसके उस ऑफेंस के रेफरेंस में इनोसेंट साबित हो चुका है, एक्विट हो चुका है, तो जो भी ये कन्विक्शन और एक्विटल का जजमेंट आ रहा है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। ऐसा कोर्ट जिसके पास अधिकार था वो जजमेंट देने का, चाहे वो कन्विक्शन का हो चाहे वो एक्विटल का हो। अगर ऐसा है और साथ में उस पर्सन को दोबारा से उस सेम ऑफेंस के लिए जिससे वो रिहा हो चुका है या जिसके लिए उसे कन्विक्ट किया गया है, दोबारा से उस ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल नहीं होगा दोबारा, ना ही उस ऑफेंस के लिए होगा जिसकी वजह से उसको रिहा किया गया या कन्विक्ट किया गया, ना ही सेम फैक्ट पर सेम तथ्य पे किसी और ऑफेंस के लिए किया जाएगा। और कब तक नहीं किया जा सकता? जब तक वो एक्विटल या फिर वो कन्विक्शन जो भी जजमेंट आया है वो रिमेन इन फोर्स है, तब तक नहीं किया जा सकता। तो रिमेन इन फोर्स क्या है? रिमेन इन फोर्स का मतलब है कि जब तक वो जजमेंट क्या है, इन्फोर्समेंट में है। कब तक रहेगा? जब तक जो एपेलेट कोर्ट है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते समय
उस कन्विक्शन जो भी जजमेंट आया है कन्विक्शन का एक्विटल का, उसको रीट्रायल के लिए नहीं दे देते। अगर एपेलेट कोर्ट सेक्शन 247 सॉरी सेक्शन 427 में पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट दिया है, तो सेक्शन 427 के अंदर अगर आप उसका सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी देखेंगे, क्लॉज सी में दिया हुआ है, क्लॉज सी का भी आई पॉइंट है जिसमें लिखा है कि ऑर्डर करा जा सकता है रीट्रायल के लिए। तो अगर एपेलेट कोर्ट दोबारा से ट्रायल करने को दे देते हैं कि इसका फिर से ट्रायल करो, तो अब दोबारा से ट्रायल हो रहा है, तो जो पहले कन्विक्शन और एक्विटल का जो ऑर्डर आया था अब वो रिमेन इन फोर्स नहीं है। अगर रिमेन इन फोर्स नहीं है तो मतलब क्या हो रहा है कि सेम ऑफेंस के लिए उस पर्सन को फिर से उसका ट्रायल किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई पर्सन जिसके खिलाफ कोई जजमेंट आया है या फेवर में भी आया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा आया है, और जब तक वो जजमेंट इन्फोर्समेंट में है तब तक उसे सेम ऑफेंस के लिए या फिर सेम फैक्ट पर किसी और ऑफेंस के लिए जिसके लिए वो चार्ज फ्रेम किया जा सकता था सेक्शन 244 के सब सेक्शन 1 के अंदर, या फिर जिसके लिए उसको कन्विक्ट किया जा सकता था सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 244 के अंदर, उसके लिए दोबारा से उसको ट्राई नहीं किया जाएगा। एक्चुअली में हम लोग सेक्शन 244 कवर कर चुके हैं, अभी के लिए आपको इतना बता देते हैं। सेक्शन 244 बात करते हैं उन केसेस की जहां पर डाउट होता है, सबसेक्शन 1 जहां पर डाउट होता है कि अक्यूज्ड ने कौन सा ऑफेंस किया है। तो जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि अक्यूज्ड ने कौन सा ऑफेंस करा है, थेफ्ट करा है कि रॉबरी करा है कि एक्सटॉर्शन करा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके सारे चार्जेस उस पर लगा के ट्रायल शुरू कर सकते हो, या फिर उसमें से कुछ चार्जेस लगा के ट्रायल शुरू कर सकते हो। तो ऐसे भी किसी ऑफेंस के लिए उसे दोबारा से सेम फैक्ट पर किसी और ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन था, उसको थेफ्ट का चार्ज लगाया उस पर और रॉबरी का चार्ज लगाया, एक्सटॉर्शन का भी लग सकता था पर नहीं लगाया और ट्रायल कर लिया, तो अब फिर से उसके ऊपर सेम फैक्ट पे किसी और ऑफेंस के लिए जिसका चार्ज लगाया जा सकता था सेक्शन 244 के सबसेक्शन 1 के अंदर, उसको फिर से ट्राई नहीं किया जाएगा। तब लगाया जा सकता था, तब लगा के करना चाहिए था। अब सेम फैक्ट पे फिर से चार्ज लगाकर सेम फैक्ट पे ट्राई नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि चार्ज लगाया गया था कोई और प्रूव हुआ कोई और, तो जब जो दूसरी चीज़ प्रूव हुई है उसके लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगाए थे और अगर प्रूव हो जाता है कि नहीं मर्डर हुआ था, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हुआ था, तो उसके लिए उसे कन्विक्ट किया जा सकता था ना उसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है बट प्रूफ कोई और हो जाता है तो जो प्रूफ होता है उसके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो ऑफेंस जिसके लिए सबसेक्शन 2 के अंदर अक्यूज़ को कन्विक्ट किया जा सकता था उसके लिए तब नहीं किया गया, तो भैया फिर से उसको दोबारा से उस पर ट्राई नहीं किया जाएगा। मतलब कि एक बार सपोज़ करिए कि उसको कन्विक्ट किया जा सकता था मर्डर के लिए लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के लिए कर दिया गया, तो अब फिर से नहीं चार्ज लगाकर फिर से ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सबसेक्शन 1 या फिर सबसेक्शन 2 जिसके लिए भी चार्ज लगाया जा सकता था या कन्विक्ट किया जा सकता था, उसके लिए अब फिर से उसको ट्राई नहीं किया जाएगा। बट कब किया जा सकता है? जब वो जजमेंट रिमेन इन्फोर्समेंट में नहीं है। कब नहीं होगा? जब एपेलेट कोर्ट ऑर्डर दे देंगे, अगर अपील किया जाएगा उस जजमेंट से, जैसे एक्विटल का आया था। अब एक्विटल में क्या हुआ कि पार्टी, दूसरी जो पार्टी थी उसने जाकर अपील कर दिया, अब एपेलेट कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई फिर से ट्रायल करो, तो अब जो पहले वाला जजमेंट था वो रिमेन इन फोर्स नहीं है, तो अब दोबारा से ट्रायल हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 से हमारे सबसेक्शन 1 के एक्सेप्शंस हैं, मतलब कहाँ पर फिर से पर्सन को ट्राई किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है अ पर्सन एक्विटेड और convicted of any offense may be afterward tried with the consent of state government any distinct offense for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of section 243। 243 का सबसेक्शन 1 सीरीज ऑफ एक्ट की बात करता है। तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई
पर्सन है जिसे एक्विट कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया किसी ऑफेंस के लिए, उसको या तो एक्विट कर दिया गया या तो कन्विक्ट कर दिया गया, तो उसको आफ्टरवर्ड ट्राई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ट्राई? स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी होगी और डिस्टिंक्ट ऑफेंस होना चाहिए। ऐसा डिस्टिंक्ट ऑफेंस जिसके लिए एक सेपरेट चार्ज बनाया जा सकता था फॉर्मल ट्रायल में, मतलब वो ट्रायल जिसके अंदर उसको एक्विट या कन्विक्ट किया गया है, उस ट्रायल में एक डिस्टिंक्ट चार्ज उसके ऊपर लगाया जा सकता था। कैसे लगाया जा सकता था? बाय द वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 243। अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 243 बात करता है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो घर में घुसता है, हाउस ब्रेकिंग करी, फिर चोरी करता है, तो फिर उसने थेफ्ट भी किया, प्रॉपर्टी भी डैमेज कर देता है, मिसचीफ भी कर दिया। तो अब क्या हुआ कि तीनों के चार्जेस लगाए जा सकते थे सीरीज ऑफ एक्ट में, बट उसके ऊपर सपोज मिसचीफ का चार्ज तब नहीं लगाया गया। अब क्या है कि अब उसके ऊपर मिसचीफ का जो चार्ज नहीं लगाया गया था उसके लिए चार्ज लगा कर, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो जाएगा। और किस सेक्शन के अंदर ये चार्ज फ्रेम हो सकता है? तो सेक्शन 243 के सबसेक्शन 1 के अंदर ऐसा चार्ज फ्रेम हो सकता है। आप पढ़िएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, इस पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे कि कोई एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस था बट उसका चार्ज फॉर्मल ट्रायल में नहीं लगाया गया, तो अब उस पर्सन को उस चार्ज लगाकर उसका ट्रायल किया जा सकता है, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से क्या लेना होगा? कंसेंट लेना होगा। सबसेक्शन 3 बात करता है a person convicted of any offense constituted by any act causing consequence which together with such act constituted a different offense from that of which he was convicted may be afterward tried for the last mentioned offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted। कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया था, और जब उस ऑफेंस के लिए उसको सपोज करिए कन्विक्ट किया गया था, तब उस एक्ट के जिस ऑफेंस के लिए उसे कन्विक्ट किया गया था उसके परिणाम कुछ और थे। उसको कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट करने के बाद उसको सज़ा देने के बाद जो उसके किए गए ऑफेंस के जो परिणाम थे वो कुछ और हो गए, और जो बदल गया परिणाम वो ना ही कोर्ट को मालूम था और ना ही, या फिर वो उस समय हुआ ही नहीं था जब उसको सज़ा दी गई थी। जैसे कोई एक पर्सन है, उस पर ऑफेंस लगा था कि उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज करा है और उसको ग्रीवियस हर्ट की सज़ा दे दी गई। अब उसके बाद जिसको उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज करा था वो मर गया, तो अब वो मर गया, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस में बदलाव आया, ये जब कोर्ट सज़ा दे रही थी तो कोर्ट को मालूम नहीं था कि वो मर गया है, या फिर वो मरा बाद में, सज़ा देने के बाद मरा। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। जब उसे सज़ा दी गई तब कोर्ट को पता नहीं था कि कॉन्सिक्वेंसेस बदल चुके हैं, अगर तब बदल चुके थे या फिर बाद में बदल जाते हैं, तो क्या होगा? फिर उस सेम ऑफेंस के लिए उसको क्या किया जा सकता है? फिर से ट्राई किया जा सकता है। ये कहता है आपका सबसेक्शन 3। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई एक पर्सन है जिसे चार्ज किया गया है कल्पेबल होमिसाइड के लिए, और उसके लिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो क्या बाद में उसको मर्डर के लिए चार्ज करा जा सकता है, उसका ट्रायल किया जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस का बदला होना ज़रूरी होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसका जो चार्ज है कि मर्डर हुआ है या फिर कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, इसका चार्ज दोनों का चार्ज लगाया जा सकता था अगर डाउट था कि कौन सा ऑफेंस अक्यूज ने किया है। कहाँ? सेक्शन 221 के अंदर, सबसेक्शन 1 के अंदर CRPC का, जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 244 ऑफ सबसेक्शन 1 का। तो अगर डाउट था तो वहाँ पे चार्ज दोनों का लगाया जा सकता था, और यहाँ पर अब क्यों नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस में चेंजेस नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जुडिशरी में, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से स्टेट का है, बट पूछा गया है।
ओके, सबसेक्शन 4 कहता है अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट में नॉटविथस्टैंडिंग सच एक्विटल और कन्विक्शन बी सब्सिक्वेंटली चार्ज विद एंड ट्राइड फॉर एनी अदर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड by the same act which may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offence with which he is subsequently charged. सबसेक्शन 4 कह रहा है कि कोई पर्सन है वो किसी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में एक्विट हो चुका है या फिर कन्विक्ट हो चुका है, तो नॉटविथस्टैंडिंग उसके एक्विटल को या कन्विक्शन को, बजाय कि वो एक्विट हो चुका है या कन्विक्ट हो चुका है, सब्सिक्वेंटली उसे सेम एक्ट के लिए किसी और ऑफेंस पर क्या किया जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है। कब किया जा रहा है कि जो पहले जिस कोर्ट ने ट्रायल किया ना, जिसने कन्विक्शन और एक्विटल दिया, वो कॉम्पिटेंट नहीं है और जो दूसरे चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसके लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल इसी में है सबसेक्शन 4 के लिए इलस्ट्रेशन ई। A is charged by a magistrate of second class with and convicted by him of theft of the property from the person of B. एक पर्सन था जिसे थेफ्ट के लिए चार्ज किया गया और उसका ट्रायल किया गया, उसको कन्विक्ट किया गया मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के द्वारा, और उस सेम एक्ट के लिए, जो एक्ट उसका चोरी का था ना, उस सेम एक्ट के लिए अब उस पर रॉबरी का चार्ज लगाया जा रहा है। अब जो रॉबरी का चार्ज लगाया जा रहा है, ये रॉबरी का ट्रायल तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास करेंगे नहीं, तो यहाँ पर सेम फैक्ट पर किसी और ऑफेंस के लिए क्या किया जा सकता है, उसे दोबारा से ट्राई किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 कहता है अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 281 शैल नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय विच ही वॉज डिस्चार्ज्ड और बाय एनी अदर कोर्ट टू विच द फर्स्ट मेंशन कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो लोग जिन्हें सेक्शन 281 के अंदर डिस्चार्ज किया गया है, तो उन पर्सन के लिए क्या हो सकता है, दोबारा से ट्रायल किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? जिस कोर्ट ने डिस्चार्ज करा है उसकी कंसेंट लेकर किया जाएगा। आपको पता होगा, मैंने बताया था अपने वीडियोस में जब हम लोग ट्रायल्स पढ़ रहे थे कि जब डिस्चार्ज होता है वो मेरिट पे नहीं होता। डिस्चार्ज कभी भी पर्सन की इनोसेंस को प्रूव नहीं करता है। जब मैजिस्ट्रेट को लगता है कि आगे केस नहीं बन रहा है, चार्जेस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि कोई पर्सन है जिसे डिस्चार्ज किया गया है, उसके ऊपर दोबारा से ट्रायल हो सकता है, बट कोर्ट की परमिशन लेकर, या फिर उस कोर्ट की परमिशन लेकर जिसने डिस्चार्ज कराया है उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है उससे। तो उन दोनों में से किसी भी कोर्ट, जिसने डिस्चार्ज कराया वो या फिर जिसने डिस्चार्ज कराया उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है, उससे परमिशन लेकर, कंसेंट लेकर उस पर्सन को दोबारा से सेम ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 और ऑफ सेक्शन 208 ऑफ दिस संहिता। तो पहले देख लेते हैं सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट कहता क्या है। Section 26 provision as to the offence punishable under two or the more enactment where any act or omission constitute an offence under two or the more enactment, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those two enactment, but shall not be liable to be punished twice for the same offence. यहाँ बोला जा रहा है कोई ऐसा ऑफेंस है जो एक से ज़्यादा इनैक्टमेंट में आ रहा है। सपोज़ कोई ऑफेंस है जो कि आईपीसी में भी आ रहा है और पॉस्को में भी आ रहा है, कोई भी दो इनैक्टमेंट, करप्शन एक्ट में भी आ रहा है, आईपीसी में भी आ रहा है, तो कोई ऐसा एक्ट है जो एक से ज़्यादा इनैक्टमेंट में आ रहा है, तो उनमें से किसी भी एक्ट के अंदर क्या हो सकता है, उस पर्सन का प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उसको पनिश किया जा सकता है, बट वो सेम ऑफेंस के लिए उसको 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। ये कहता है आपका सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। सेक्शन 208 बात करता है जैसे कोई इंडियन है, सपोज़ करिए कोई पर्सन है जो इंडियन है और वो बाहर जाकर कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, और कोई फॉरेनर है जो इंडिया में ऑफेंस कर रहा है या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या शिप पे ऑफेंस कर रहा है, और वो दोनों ही पर्सन, जो इंडियन था और जिसने बाहर ऑफेंस करा, वो बाहर पनिश हो चुका है, प्रोसिक्यूट हो चुका है, और वो चीज़ इंडिया में भी ऑफेंस है जो उसने बाहर किया है,
और जो फॉरेनर है जिसने इंडिया के शिप और एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस करा या फिर इंडिया में ऑफेंस करा और वो भी बाहर प्रोसिक्यूट हो चुका है, पनिश हो चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका क्या हो सकता है, यहाँ पे दोबारा ट्रायल हो सकता है। इसी के साथ सेक्शन 337 जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी का, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।